हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ब्रिक्स, बीड्स और बॉन्स का जो एमसीक्यू के हिसाब से जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका थर्ड और लास्ट वीडियो है आज का। और आज के इस वीडियो में हम मेनली जो लास्ट का कुछ 4-5 टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपकी जान पहचान में कोई बच्चा है जो CUET की तैयारी कर रहा है या फिर क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज़ लेकर पढ़ रहा है तो आप उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सील्स एंड सीलिंग्स। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में आपने पढ़ा है कि हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे सील्स मिले हैं। अब इसका सील्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता होगा, तो ऐसा मानना है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था या फिर जो भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो भी चीज़ें भेजी जाती थी, तो जब उसको भेजने के लिए जो पैकेजिंग होती होगी तो उसको बांध के उसके ऊपर सील लगाया जाता है। जैसे कि आजकल भी आप देखते होंगे कि कोई भी सरकारी कागज़ अगर आपके पास आता है या फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर ही होता है, तो जब वो स्कूल में आता है या फिर जहाँ भी एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं वहाँ आता है तो उसके ऊपर एक रेड कलर का सील लगा हुआ होता है। और वो जब क्लासरूम में जब एग्ज़ाम्स की शुरुआत होती है तब उसको वहाँ से हटाया जाता है। तो यह एक मतलब इसका इस्तेमाल करने के पीछे जो पर्पस होता है ताकि जो भी चीज़ें भेजी जा रही है वो सुरक्षित रूप से वहाँ तक पहुँच पाए और कौन उसको भेज रहा है उसकी भी जानकारी उसके ज़रिए उससे मिल जाए। तो हड़प्पा के जो सील्स हमें मिले हैं उस पर जो भी डिज़ाइंस बने हुए हैं उसका इस्तेमाल मेनली एक ख़ास पहचान के लिए की जाती होगी या फिर उस सामान को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए की जाती होगी। तो सील्स बड़े पैमाने पे हमें मिले हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट है उसमें कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं होता था, बल्कि वो एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट था, उसमें सिंबल्स बने हुए होते थे और अभी तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा ये हमें पता नहीं है इसके बारे में। और जिसकी वजह से हड़प्पा के ऊपर जो भी रिसर्च किया गया उसकी अपनी सीमाएं भी इसकी वजह से हैं। लेकिन इतनी लंबी बातें हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें मैंने एक स्टोरी फॉर्म में जो वीडियो बनाई है उसमें ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स है उसको ही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट एक इंस्क्रिप्शंस मिला है उसमें 26 सिंबल्स बने हुए हैं। इसके बाद अभी तक जितने भी स्क्रिप्ट मिले हैं, जो भी सिंबल्स मिले हैं, जो खोज अभी तक की गई, उसमें से लगभग 375 to 400 यूनिक सिंबल्स हमें मिले हैं हड़प्पा के। और इसको लिखने का टेक्निक क्या था, तो लिखने की टेक्निक इसमें थी राइट टू लेफ़्ट। तो जनरली क्या होता है रोमन स्क्रिप्ट या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट हम कैसे लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट, बट ये राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था, जैसा कि अरेबिक स्क्रिप्ट लिखा जाता है। इसके बाद ये मिले कहाँ पे हैं, ये जो सिंबल्स या जो स्क्रिप्ट मिले हैं वो मिले कहाँ पे हैं, तो ये मिले हैं ज्वेलरी के ऊपर मिले हैं, बोन जो रॉड होता है उसके ऊपर लिखा हुआ है, टेराकोटा टैबलेट्स है उसके ऊपर है, सील्स के ऊपर तो है ही, फिर साइन बोर्ड्स भी हमें मिले हैं उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, कॉपर के टूल्स में लिखा हुआ है, फिर रिम में, जार में, जो 40 था, उन सारी जगहों पे हमें ये स्क्रिप्ट लिखे हुए मिले हैं। और इन सबको मिलाकर जो इकट्ठा किया गया सारे सिंबल्स को, तो वो 375 to 400 के आसपास ये सिंबल्स हमें मिले हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है वेट सिस्टम उस वक्त था। और जो वेट सिस्टम जो वेट करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, वो छोटे और बड़े हर तरीके के मिले हैं। और अब आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बहुत बड़ी पहेली है कि हड़प्पा जो कि इतनी विकसित सभ्यता थी उसमें उसका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का था। तो इसका कोई पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं। और किसी भी इस तरह के सिस्टम को जानने के लिए वहाँ के जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिला है उसके 2-3 चीज़ें मिली हैं जिससे कुछ अनुमान लगाया जाता है। एक तो जो पहली चीज़ है वो है ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदड़ो में जो बड़ा एक भव्य जो एक इमारत मिली है, जो स्ट्रक्चर मिला है, तो ऐसा मानते हैं वो किसी का राजसी दरबार हो, मतलब कोई राजा होगा वो वहाँ रहता होगा। बट वो उस विचार को भी उसको भी उस पर ज़्यादा हम रिलाई नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ जो वो स्ट्रक्चर मिला है वो किसी राजा का रहा होगा। फिर हमें एक मूर्ति मिली है जिसको प्रीस्ट किंग कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस प्रीस्ट किंग टाइप का, जैसा कि मेसोपोटामिया में खासकर इस तरह के सिस्टम्स थे,
तो उससे इसको कंपेयर किया जाता है कि जिस तरीके से मेसोपोटामिया में प्रिस्ट किंग की तरह का कोई कॉन्सेप्ट था, तो हड़प्पा में भी रहा होगा। और उस तरह की एक तस्वीर भी हमें एक स्टैचू मिला है जिससे कि उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। और मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें जो रिलीजियस सेरेमनी कुछ होता होगा, उसमें उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा होगा और उनका एक प्रभाव रहा होगा पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे। मगर इसके ऊपर भी उतना रिलाई नहीं किया जा सकता है। इस पे मतलब सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इसके ऊपर भी उतना एक मत नहीं है। कुछ हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि जो हड़प्पा सोसाइटी है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वो किसी एक व्यक्ति, कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं रहा होगा, कोई एक व्यक्ति राजा नहीं रहा होगा, कोई किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहा होगा, बल्कि पूरे सिटी के जो भी लोग होते होंगे उनका एक ग्रुप होता होगा और वो सारे मिलकर एक निर्णय लेते होंगे। तो और इसी के ऊपर कमोबस अभी तक जितने भी मटेरियल्स मिले हैं, अभी तक जितने भी जो भी चीज़ें मिली हैं, उसके बेसिस पे यही माना जाता है कि उस वक्त कोई एक किंग जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, या प्रिस्ट किंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, या फिर कोई ऐसा एक बहुत पावरफुल कोई व्यक्ति नहीं था जो कि पूरे सिस्टम को चला रहा हो। तो जो भी एविडेंस मिले उसके बेसिस पे यही माना जाता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल्स कुछ होंगे जो मिलकर पूरे जो भी पूरा का पूरा सेटलमेंट था उन जगहों पे रूल्स करते होंगे, मतलब जो डिसीजंस होता होगा, इम्पॉर्टेंट डिसीजन वो लेते होंगे। तो इसका पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी हमें कुछ बहुत ख़ास जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो बहुत ख़ास हमें पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए कोई लिटरेरी सोर्स अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं और सबसे बड़ी विकसित सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता ख़त्म कैसे हो गई, तो इसके पीछे कुछ अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चला कि ये सभ्यता ख़त्म हुई। तो पहले हम देखते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे, तो धीरे धीरे पता चला कि वो स्ट्रक्चर जो था वो उसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया। फिर जो पॉटरी होती थी या फिर जो आर्टिफैक्ट्स होते थे, जो एक उसकी एक यूनिक जो एक उसकी यूनिक जो फीचर्स थे वो ख़त्म हो गए। बहुत ही सिंपल से पॉटरी बनने लगा, या जो भी आर्टिफैक्ट्स है बहुत ही उसमें सिंपल वो बनने लगा। तो इससे पता चलता है कि जो सभ्यता उसके मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वहाँ पे लोग नहीं रहते होंगे। तभी उसके बाद जैसे कि 19वीं सेंचुरी BC के बाद हमें बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें हमें उसके बाद का नहीं मिल रहा है। तो इसलिए माना जाता है कि 19वीं सेंचुरी के बाद जो है यह सभ्यता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई होगी, और जो भी लोग यहाँ रह रहे होंगे वो वहाँ से दूसरी जगह कहीं पे शिफ्ट कर गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे ना तो हमें कोई उसके बाद का बना हुआ कोई स्ट्रक्चर मिला है, ना कोई आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले हैं, ना कोई टूल्स मिले हैं। तो इसलिए माना जाता है कि उसके बाद जो है वो सभ्यता ख़त्म होते ना। फिर कोई उसके बाद जैसे कि हमने ट्रेड एंड कॉमर्स में पढ़ा कि मेसोपोटामिया में या फिर दूसरी जगहों पे भी हमें बहुत सारे हड़प्पन सील्स मिले हैं या पोट्री मिले हैं, लेकिन उस पीरियड के बाद का हमें कुछ भी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो सभ्यता ख़त्म हो गई होगी। वो जो कल्चर मतलब उस जोग्राफिकल जो एरिया था वहाँ पे जो सेटलमेंट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया होगा। अब इसकी वजह क्या रही होगी, तो इसकी कोई एक वजह तो इसकी रही नहीं होगी कि किसी एक वजह से पूरी की पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई हो, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ हम देखते हैं कि हड़प्पा से लेके और इंडिया में मतलब गुजरात तक पूरा का पूरा सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो कोई एक रीजन तो इसके ख़त्म होने का हो नहीं सकता है। तो बहुत सारे रीजन्स दिए जाते हैं और उसमें से जो मेन रीजन्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसमें से पूछा जा सकता है, 2-3-5 रीजन दे दिया, उनमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। तो अब इसमें क्लाइमेट चेंज भी इसका एक रीजन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन भी इसका हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ काट दिया गया होगा जब सेटलमेंट हो रहे होंगे। तो पेड़ों को जैसे कि आजकल भी हो रहा है ना कि शहर को बसाने के लिए हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं, तो इस तरह का कोई सिचुएशन रहा होगा। फिर बाढ़ आ गई होगी, जैसे आज भी हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है और कितना मतलब पूरा का पूरा शहर डूब जाता है, तो बाढ़ का सिचुएशन रहा होगा। इसके बाद या फिर जो नदी बह रही थी उसमें इंडस रिवर या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स थे वो उसने या तो वो सूख गए होंगे या फिर उसने अपना रास्ता बदल दिया होगा, तो इसकी वजह से भी सभ्यता जो लोग थे वो कहीं और शिफ्ट कर गए होंगे। इसके बाद मतलब ज़मीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होगा, तो ज़मीन जो है वो बंजर हो गई होगी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो
ऐसा माना था कि इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई होगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह माना जाता है और जिसको कई रिसर्चर्स ने इसके मतलब जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया है, उसमें जॉन मार्शल ने भी इसके बारे में लिखा है, या फिर R.E.M. व्हीलर इन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। और उनका ये मानना है कि हो सकता है कि आर्यन का इन्वेजन, जो कि ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक जो लोग थे, वो आर्यंस थे, वो कहीं ना कहीं वो मतलब सेंट्रल एशिया साइड से वो आ रहे थे। और जब वो यहाँ इस एरिया में आए होंगे तो उनके और जो यहाँ पे जो ओरिजिनल जो लोग रहे थे हड़प्पन, उनके बीच में आपस में युद्ध हुआ होगा, और उसके बाद जिसमें आर्यंस जो थे वो जीते होंगे और जो ये लोग थे वो हार गए होंगे, और जिसकी वजह से ये आगे की तरफ कहीं और चले गए, तो साउथ जो इंडिया में साउथ की तरफ चले गए होंगे, क्योंकि आज भी साउथ का जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को द्रविड़ पॉपुलेशन कहता है। इसके पक्ष में क्या क्या एक तर्क दिया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं जिसमें चोट के निशान हैं, तो ऐसा माना जाता है कि किसी ने आक्रमण किया होगा और उनको मारा होगा। इसके अलावा ऋग्वेद में पुरंदर का जिक्र किया गया, आर्य और अनार्यों के बीच की लड़ाई का जिक्र किया गया है, और इंद्र को जो है उसका देवता माना गया है, मतलब पुरंदर यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। तो जो अब हड़प्पा के समय में हमने देखा कि सिटाडेल बने हुए थे, जो पूरा का पूरा शहर था वो फोर्टिफाइड था। तो ऋग्वेद में जो इंद्र जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गॉड माने गए हैं ऋग्वेद में, उनको पुरंदर कहा गया। तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो भी आर्यन आए होंगे तो उन्होंने जो भी उस वक्त जो फोर्टिफाइड सिटी था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, और जिसकी वजह से उन्हें इंद्र जैसा जो पुरंदर वगैरह शब्द है उसको उसके तर्क के रूप में दिया जाता है कि इसकी वजह ये रही होगी। और मतलब ऋग्वेद को इसमें इसका मतलब ऋग्वेद को का सपोर्ट लिया जाता है इस थ्योरी के पीछे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपका R.E.M. व्हीलर डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, उनका एक आ सकता है जिन्होंने ऋग्वेद का रेफरेंस दिया है। जॉन मार्शल ने दिया है, उनकी किताब का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। तो इन्होंने वो स्केलेटन का रेफरेंस दिया है कि किस तरीके से एक मतलब पूरा का पूरा एक एरिया मिला है जहाँ पे लोगों के बहुत सारे मतलब स्केलेटन मिले हैं, या फिर बेतरतीब तरीके से फैली हुई बॉडी मिली है, तो उसका वो दिया है। फिर इसके अलावा G.F. डेल्स, इनका है मिथिकल मैसेक्रे एट मोहनजोदड़ो। तो ये 3 नाम हो सकता है इसमें आ जाए। फिर आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसकी पूरी कहानी मैंने जो पहला वीडियो है उसमें बता दिया, तो इसमें मैं पूरी कहानी इसमें नहीं बताऊंगी, मोटा मोटी जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं बताती हूँ। तो इसमें एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कनिंघम जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। तो एक कनिंघम इसमें इम्पॉर्टेंट है। उसके अब यहाँ पे एक चीज़ और जो कि हो सकता है किसी न किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, वहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब कनिंघम जब उन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया था इंडिया में आने के बाद, तो वो किस चीज़ से वाकिफ़ थे? वो उन्होंने पढ़ा हुआ था, चाइनीज़ ट्रेवलर जो भी इंडिया आए थे उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा था, जो किताबें लिखी थी, उसको उन्होंने पढ़ा हुआ था। तो उनका ये मानना था कि भारत के जो इंडिया का जो हिस्ट्री की शुरुआत होती है वो 6th सेंचुरी BC के आसपास होती है, और उससे पहले के हिस्ट्री के बारे में वो अनभिज्ञ थे। तो जो भी चीज़ें मिलती थी वो उसको उसी पीरियड से जोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन जब जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो पूरा एरिया है वहाँ पे जब रेलवे का काम शुरुआत हुआ, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछ रहा था, तब वहाँ पे जो खुदाई हो रही थी जो मिट्टी, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले थे, ईंटें मिली थी। तो जब कनिंघम को दिखाया गया कि ये सब चीज़ें, तो वो उसको ये समझ ही नहीं पाए कि ये चीज़ें हड़प्पा जैसी कोई विकसित सभ्यता रही होगी जिसकी ये चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ें वहीं पे वो 6th सेंचुरी BC से पीछे वो जा ही नहीं पाए। तो जिसकी वजह से हड़प्पा की खोज जो है वो उस दौरान नहीं, कनिंघम के टाइम में नहीं हो पाई। लेकिन आगे चल के जब दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा में जब वो खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें वहाँ पे मिला था, ईंटें मिली थी। फिर उसके बाद वहाँ का पूरा विकसित सभ्यता मिला। फिर उसके अगले कुछ सालों बाद राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो उसके बाद
जो चीज़ें हड़प्पा से मिल रही थी, जो चीज़ें मोहनजोदड़ो से मिल रही थी, उन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी थी। तब उसके बाद एक रिसर्च, एक नई तरीके से सोचना शुरू किया गया, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोचना शुरू किया, और तब जाके पता चला कि नहीं, इसका जो संबंध है वो ना तो इसका संबंध 6th सेंचुरी BC के हिस्ट्री से नहीं है, और जो क्योंकि इस वक्त इस टाइम तक मौर्यन हिस्ट्री के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया था, तो समझ में आ गया कि नहीं, इसका संबंध मौर्यन हिस्ट्री से नहीं है, बल्कि ये कुछ और है। फिर जब डिटेल में रिसर्च किया गया, उसके और चीज़ें खोजी गई, तब जाके पता चला कि नहीं, ये एक अलग तरह की सभ्यता है। और ये सब जब इसका जब कार्बन डेटिंग वगैरह किया गया, तब पता चला कि ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है, ये तो लगभग 2000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता है, और भारत में उस वक्त इतनी विकसित सभ्यता थी, और इसका टाउन प्लानिंग इतना विकसित था। तब जाके जॉन मार्शल, जो कि उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने यह घोषणा की कि भारत में मौर्यों से पहले भी एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, और उस सभ्यता का नाम दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले इसका यह शहर हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया। और इंडस वैली रिवर के आसपास ये पूरी की पूरी सब जो स्टार्टिंग का जो रिसर्च था वो इंडस वैली के आसपास था, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो जैसे दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो आगे आपका एक लास्ट पेज नंबर 25 पे एक कुछ टाइमलाइन दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इससे भी सवाल पूछे। तो मतलब वो ये जो भी एक क्रोनोलॉजी है वो इसमें बड़े अच्छे से दिया गया। तो दयाराम साहनी हो गया, राखालदास बनर्जी हो गया, और SN राय हो गया, और फिर इस तरह SN राय की जो बुक है वो द स्टडी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फिर जॉन मार्शल हो गया। इन सब के बारे में आप मतलब क्वेश्चंस हो सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो REM व्हीलर्स का है, जो कि जब जॉन मार्शल के बाद REM व्हीलर जो थे वो डायरेक्टर जनरल बनते हैं, और फिर उसके बाद इसकी जो खोज होती है वो आगे काफ़ी आगे बढ़ता है। अब इसमें बाकी कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट है नहीं, और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब इंडिया 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एरिया था, जो कि उस वक्त मतलब हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 मेन साइट्स थे, वो पाकिस्तान में चले गए। फिर हुआ कि नहीं भाई, इतने मतलब इंडिया की सबसे पुरानी सभ्यता के 2 जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में चले गए, हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा। उसके बाद और भी खोज शुरू हुई, और यह मतलब कोशिश की गई कि इंडिया में कौन कौन से मतलब हड़प्पा के जो साइट्स थे, जो अवशेष थे, वो इंडिया में कहाँ पे फैले हुए हैं। तो जब ये खोज शुरू हुई, तब जाके हमें हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में बहुत अच्छे साइट्स मिले, और वो साइट्स थे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, उसके बाद धौलावीरा हुआ। इन सारी जगहों पे हमें हड़प्पा के साइट्स मिले हैं, तो जो कि आज़ादी के बाद ये सारी साइट्स पे खोज की गई। उसके बाद एक इसमें पैसेज है व्हीलर के बारे में, और उन्होंने किस तरीके से जब व्हीलर जाते हैं तो वो वहाँ पे किस तरीके से वो पूरा का पूरा उन्होंने अपनी एक मेमोयर लिखा है, एक डायरी उन्होंने लिखी होगी, उसका ये पूरा का पूरा है। तो ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसेज दे दे और उससे आपको क्वेश्चन पूछे, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। ये 21 पेज पे है। अब आगे इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैंने आपको नहीं बताया, ऑलरेडी मैं इसको बता चुकी हूँ। तो इसमें मैं दोबारा से आपको इसमें मतलब दोबारा से ये नहीं बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें मिली, जैसे पोट्री टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ये सारी चीज़ें। फिर एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया प्रिस्ट किंग का, वो एक है। दूसरा है मदर गॉडेस, मतलब जो एक स्टेच्यू मिला है जिसको मदर गॉडेस माना जाता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। के बाद है एक योगिक पोस्चर में मतलब बैठा हुआ एक व्यक्ति का मिला, तस्वीर मिला है, तो माना जाता है कि वो शिव का कोई प्रारंभिक रूप रहे होंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद है एक 1 हॉर्न सील, जिसको मिथिकल एक एनिमल माना जाता है, तो एक ये इम्पॉर्टेंट है। योगिक पोस्चर मैंने आपको बता दिया। फिर है जिसको शिवा का एक वो माना जाता है। फिर इसके अलावा इसमें और कोई इस तरह का कुछ ऐसी तस्वीर वो मिली हैं हमारे पास, जो कुछ पत्थर मिले हैं, मतलब इस तरीके से वो तराशे गए हैं जिससे कि माना जाता है कि वो लिंग था, लिंग जैसी कोई एक अवधारणा रही होगी, तो एक वो भी मिला है। बट इसके अलावा ऐसा कुछ अब इस
पेज में बचा नहीं है जो कि मुझे आपको बताना चाहिए और जो कि आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं है। तो इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। और उसके बाद मैं अभी कुछ 2-4 दिनों में कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर का जितना भी MCQ है उसको मैं पोर्टल में डालकर उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप चेक करते रहना, या फिर उसके ऊपर मैं एक अलग से शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी। तो उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं वो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि आप एक एक चैप्टर की पहले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद जाके मिक्स बैग एक पूरा का पूरा सेट बना के मैं वो लास्ट मोमेंट में डालूँगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अब आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत अगले वीडियो में करूँगी, और जो MCQ के बाद पहले मैं नेक्स्ट चैप्टर का एक स्टोरी फॉर्म का वीडियो जो कि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, उसको भी आप देखिए। उसके बाद आप MCQ के लिए जो वीडियो बनेगा उसको आप देखिएगा। और साथ ही अगर आप कहीं भी इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो शॉर्ट्स देख के भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। शॉर्ट्स भी मैं हर जगह डाल रही हूँ, फेसबुक पे डाल रही हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ। तो कहीं भी आप जहाँ भी चाहें आप उसको देखकर और आराम से आप उस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।